एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि किंगफिंग और जियाओ रुई दोनों विलेज में पहुंचते हैं तो बिल्कुल खंडहर में बदल चुका होता है। वहां कोई भी नहीं होता। किंगफिंग को काफी अजीब फील हो रहा होता है। इधर आबू और कैप्टन डुओ दोनों लोकेटर की बताई लोकेशन में जाते जाते उसी गांव में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक टावर नजर आता है जहां से रेडियो एक्टिवेटेड वेव्स निकल रही होती हैं। उन वेव्स का इफेक्ट आबू और कैप्टन डुओ पर पड़ता है और वो दोनों चीखने लगते हैं। उनकी चीख थोड़ी दूर पर मौजूद किंगफिंग सुन लेता है और उन्हें ढूंढने लगता है। इधर आबू और कैप्टन डुओ दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं तो उनके सर पर उनका एंटीना दोबारा से आ गया होता है, जिसे देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे नाचने लगते हैं। तभी वहां किंगफिंग को आता देख कैप्टन डुओ कैट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर वहां से खिसक लेते हैं। आबू भी अपने एंटीना को छुपाने के लिए वहां से भागती हुई एक घर में जाकर छुप जाती है। किंगफिंग भी उसके पीछे जाता है। यहाँ अब वो जल्दी से अपनी हेयर स्टाइल चेंज करके अपना एंटीना छुपा लेती है। किंगफिंग उसे इस तरह भागने की वजह पूछता है तो आबू उसे बताती है कि मैंने अपनी हेयर स्टाइल चेंज की थी, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने नहीं आना चाहती थी और वैसे भी तुमने मुझे साथ आने से मना किया था। उसकी इस बात पर किंगफिंग कहता है कि ठीक है, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो चलो, पर अपना बिहेवियर तुम्हें सही रखना होगा और अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो मैं तुम्हें वहीं छोड़ दूंगा। इस पर आबू उससे वादा करती है कि वो कोई गड़बड़ नहीं करेगी, वो बस उसके साथ रहकर उसकी हेल्प करेगी। इधर जियाओ रुई की नजर कैट बने कैप्टन डुओ पर पड़ती है। वो उस क्यूट सी बिल्ली को दोबारा देखकर खुश हो जाती है और वो उसकी पूंछ में अपनी रिंग पहना देती है। वो कहती है कि तुम अब से मेरी कैट हो। इस पर कैप्टन डुओ एक छलांग लगाकर उसकी पकड़ से नीचे आते हैं और उसे बुरा भला कहते हुए वहां से भाग जाते हैं। इधर जियाओ सैंग सभी को ढूंढता हुआ पहाड़ी पर मौजूद जंगल में पहुंच जाता है। वो रास्ता भटक चुका होता है। तभी वहां उसे मिनिस्टर सॉन्ग दिखते हैं। मिनिस्टर सॉन्ग को किंग ने विलेज केस के बारे में पता करने के लिए नानजाओ भेजा होता है। इस पर वो कुछ सोल्जर्स के साथ नानजाओ के किंग के पास जा रहे होते हैं। जियाओ सैंग उनके पास जाता है और उन्हें अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मेरी बहन और जनरल तैंग दोनों विलेज केस के बारे में पता करने के लिए निकले हुए हैं और मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। क्या आपने उन्हें देखा है? उसकी ये बात सुनकर मिनिस्टर सॉन्ग अपने एक सोल्जर की ओर इशारा करते हैं। इस पर वो सोल्जर जियाओ सैंग को तुरंत बेहोश कर देता है। वो सभी उसे किडनैप करके अपने साथ लेकर चले जाते हैं। इधर किंगफिंग आबू को लेकर पूरे गांव की इन्वेस्टिगेशन करता हुआ दोबारा उसी टावर के पास आ जाता है। आबू उस टावर के पास जाने से डर रही होती है क्योंकि वो पहले भी उसे निकलती हुई रेडियो एक्टिवेटेड वेव्स का कमाल देख चुकी होती है, पर इस बार उस टावर से कोई वेव नहीं निकल रही होती। तभी किंगफिंग अपने लॉकेट की ओर देखता है तो उस लॉकेट का ब्लू स्टोन चमक रहा होता है। शायद ये उस मून स्टोन का ही कमाल था जिसने टावर से निकलती हुई वेव्स को ब्लॉक कर दिया था। इतने में वहां कैप्टन डुओ का पीछा करती हुई जियाओ रुई भी आ जाती है। वो वहां आबू को देखकर हैरान होती है। आबू भी उसे गुस्से से घूरती है। उसे जियाओ रुई का किंगफिंग के आसपास मंडराना अच्छा नहीं लग रहा होता। तभी वो आसपास कुछ मरे हुए लोगों को देखते हैं जो कि किसी ज़ॉम्बी की तरह बस इधर-उधर टहल रहे होते हैं। जियाओ रुई उन्हें देखकर शॉक्ड होती है और कहती है कि लगता है इस गांव के बारे में फैली सारी अफवाहें सच हैं। किंगफिंग भी उन्हें हैरानी से देख रहा होता है। इस पर कैप्टन डुओ आबू को बताते हैं कि ये लोग असली नहीं हैं, बल्कि ये इस टावर से निकलने वाली रेडियो एक्टिवेटेड वेव की हेल्प से ब्रॉडकास्ट की जाने वाली वीडियो है। शायद ये आम लोगों को डराने के लिए किया गया है जिससे कि वो इस जगह से दूर रहें। इस पर आबू अपनी ईंट निकालकर उस टावर पर मारती है तो उस टावर में एलियन जैसे दिखने वाली कई छोटी छोटी मूर्तियां आ जाती हैं। आबू उन्हें अपनी ईंट से ढकती है तो मरे हुए लोग जो कि बस एक रिफ्लेक्शन होते हैं वो दिखना बंद हो जाते हैं। इस पर किंगफिंग अपनी स्वॉर्ड से एक मूर्ति को तोड़कर निकालता है और कहता है कि हमें इस मूर्ति के बारे में पता करना होगा, शायद हमें इसकी हेल्प से कोई क्लू मिल जाए। इस पर हम व्यूअर्स देखते हैं कि दूर खड़ा मिनिस्टर सॉन्ग का एक सोल्जर किंगफिंग को ये सब कुछ करता हुआ देख लेता है और वह तुरंत जाकर इसके बारे में मिनिस्टर सॉन्ग को बताता है। मिनिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि वो लोग जो भी कर रहे हैं उन्हें करने दो, मैं उनका भी कोई ना कोई इंतजाम कर दूंगा। इधर सभी लोग दोबारा उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां वो पहले गए थे। यहाँ एक वेटर लड़की बने किंगफिंग को देखकर उस पर फिदा हो जाता है। इस बात का फायदा उठाते हुए किंगफिंग उससे मूर्ति के बारे में पूछता है तो वो उसे बताता है कि ये मूर्तियां नानजाओ में आमतौर पर मिलती हैं।
इसके बाद वो मूर्ति को पलटकर उसके नीचे बने सिंबल के बारे में भी पूछता है। तो वो वेटर उसे बताता है कि ये नानजाओ की रॉयल फैमिली का सिंबल है। इसके बाद जियाओ रुई अपने भाई जियाओ सैंग को ढूंढती है, तो जियाओ सैंग वहां नहीं होता। इस पर जियाओ रुई घबरा जाती है और वेटर के पास जाकर उसे अपने भाई के बारे में पूछती है। वेटर अभी लड़की बने किंगफिंग को निहारने में बिजी होता है। जियाओ रुई जब उसे जोर देकर इस बारे में पूछती है, तो वो उसे बताता है कि आपके ब्रदर तो सुबह ही घोस्ट विलेज की ओर रवाना हुए हैं। मैंने उन्हें वहां जाने से बहुत मना किया, पर वो नहीं माने। उसकी ये बात सुनकर किंगफिंग और जियाओ रुई जियाओ सैंग को ढूंढने निकल पड़ते हैं। उनके जाने के बाद आबू और कैप्टन डुओ दोनों मूर्ति के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। आबू कहती है कि ये मूर्ति तो हमारे प्लेनेट के एलियन जैसी नजर आ रही है। कैप्टन डुओ से कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि इस प्लेनेट पर और भी एलियंस हैं जो कि काफी पावरफुल हैं। इस पर आबू कहती है कि फिर तो हमें उनके बारे में पता करना चाहिए। कैप्टन डुओ से अर्थ पर एलियंस के आने जाने के बारे में और भी बातें बताने लगते हैं, पर आबू पीछे से खिसक लेती है। इस पर कैप्टन को जब आबू के वहां से चले जाने के बारे में रियलाइज होता है, तो वो उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। इधर किंगफिंग और जियाओ रुई को वहां से चुपके चुपके निकलते हुए दो बंदे दिखते हैं। इस पर किंगफिंग उन्हें रुकने के लिए कहता है, पर वो लोग भागने लगते हैं। किंगफिंग उनका पीछा करता है। तभी सामने से आबू आकर उनमें से एक बंदे को ईंट मारकर गिरा देती है। किंगफिंग उससे पूछता है कि तुम भाग क्यों रहे थे। इस पर वो उसे सही तरह से कोई जवाब नहीं देता, जिस पर आबू उस पर एक और वार कर देती है, जिससे वो बंदा गंभीर रूप से जख्मी हो जाता है। इधर कैप्टन डुओ आबू को ढूंढ रहे होते हैं। तभी जियाओ रुई उन्हें देख लेती है और उन्हें एक पिलर से बांधकर फिर से पूछताछ करने लगती है। वो कहती है कि क्या तुम यहाँ मेरा पीछा करने आए हो? क्या तुम्ही ने मेरे छोटे भाई को किडनैप किया हुआ है? अगर तुम मुझे सारी बातें सच सच नहीं बताओगे, तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। कैप्टन डुओ बेचारे अपना सर ना में हिलाते रह जाते हैं। तभी वहां किंगफिंग के साथ आबू आती है। वो जियाओ रुई को बुरा भला कहती हुई कैप्टन डुओ को छोड़ने के लिए कहती है। इस पर जियाओ रुई कहती है कि लगता है तुम इस बंदे को काफी अच्छी तरह से जानती हो। इस पर आबू चुप हो जाती है। तो किंगफिंग जियाओ रुई से कहता है कि ये तो नियो है और ये तो तुम्हारे घर में ही रहता है ना, फिर तुमने इसे बांध कर क्यों रखा है? इस पर जियाओ रुई भी चुप हो जाती है। तो आबू कहती है कि इन सारी बातों को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हमें जियाओ सैंग को ढूंढना चाहिए। इस पर जियाओ रुई को मजबूरन कैप्टन डुओ को छोड़ना पड़ता है। फिर वो सभी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि जियाओ सैंग रास्ते में मिनिस्टर सॉन्ग से मिला था। उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा और मिनिस्टर सॉन्ग तो नानजाओ के किंग के पास गए हैं। इस बात को जानने के बाद वो सभी लोग भी नानजाओ जाने का प्लान बनाते हैं। जियाओ रुई किंग को अपनी मेड बनाकर नानजाओ के पैलेस पहुंचती है। वहां एक मेड उनका वेलकम करती है। जियाओ रुई उसे बताती है कि वो नानजाओ के किंग से मिलने आई है। इस पर वो मेड उसे एक कमरे में ले जाने लगती है। जियाओ रुई उससे पूछती है कि यहाँ हमारे कंट्री के मिनिस्टर सॉन्ग भी आए हुए हैं, वो कहाँ पर हैं? मेड उसे बताती है कि फिलहाल वो किंग के पास हैं और किसी जरूरी मैटर को डिस्कस कर रहे हैं। आपकी मुलाकात उनसे रात के खाने पर हो जाएगी। इतना कहकर वो मेड वहां से चली जाती है। जियाओ रुई और आबू दोनों रूम के अंदर आते हैं। अंदर आकर आबू जियाओ रुई से पूछती है कि किंगफिंग कहाँ है, अभी तक वो आया क्यों नहीं? इस पर जियाओ रुई कहती है कि पहले तुम मुझे उस बंदे के बारे में बताओ जिसे तुम साथ लिए फिरती हो, फिर मैं तुम्हें किंगफिंग के बारे में बताऊंगी। इस पर आबू उसकी बात टालने की कोशिश करती है, पर जियाओ रुई कहती है कि अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि वो नियो कौन है, तो मैं किंगफिंग से कहूंगी कि नियो तुम्हारा लवर है, इसीलिए तुम उसे साथ लिए फिरती हो। इस पर आबू कहती है कि तुम्हें जो कुछ भी कहना है तुम जाकर कह सकती हो, किंगफिंग तुम्हारी किसी भी बात का यकीन नहीं करेगा। इधर किंगफिंग और कैप्टन डुओ रास्ते में किसी के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वो एक कैरेज को आता हुआ देखते हैं। एक्चुअली इस कैरेज में जाओ ब्रदर्स होते हैं, जिसे नानजाओ के किंग ने अपने दरबार में बुलाया होता है। किंगफिंग और कैप्टन डुओ दोनों जाओ ब्रदर्स के काफिले पर हमला करके उन्हें बेहोश करके बांध देते हैं और खुद जाओ ब्रदर बन के नानजाओ के किंग के पास निकल पड़ते हैं। इधर नानजाओ के पैलेस में जियाओ रुई और आबू दोनों किंग से मिलने जाते हैं। वहां मिनिस्टर सॉन्ग भी होते हैं। तभी नानजाओ के किंग को देखकर आबू को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। नानजाओ के किंग की नजर जब आबू पर पड़ती है, तो वो भी उसके करीब आकर उसे ध्यान से देखने लगते हैं, जैसे वो उसे पहले से जानते हों।
जियाओरुई उसे आबू को निहारता देखकर कहती है कि ये मेरी पर्सनल मेड है और ये मेरे अलावा और किसी के पास नहीं रह पाती, वरना इसे मैं आपको दे देती। नान जाओ के किंग कहते हैं कि कोई बात नहीं। फिर वो अपनी जगह वापस जाकर दरबार में जाओ ब्रदर्स को बुलवाते हैं। तो जाओ ब्रदर्स के रूप में वहां किंगफिंग और कैप्टन डुओ आते हैं। किंग उन्हें बैठने के लिए कहते हैं। आबू जियाओ रूई के ऊपर गुस्सा होती है क्योंकि उसने इस प्लान के बारे में उसे नहीं बताया था। यही ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ, तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।